हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल पावर। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैं उसी को आता हूँ। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे V क्या है? I तो पता है। I क्या है? करंट पासिंग थ्रू रेसिस्टर। हम जिस रेसिस्टर के में पावर कंज्यूम निकाल रहे हैं उसके थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, दैट इज आई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोग क्लियर भी रखते हैं। इन आई आपको ध्यान रखना है ये चीज। मान लीजिए ऐसा सर्किट है, ये कुछ है R1 R2 R3। सिंपल थिंग है, बट आप लोग गलती कर देते हो। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप भेज देते हैं, मैं इसको ले रहा हूँ। अब यहाँ पे करंट I है और ये I1 है, ये I2 है। वी हैव टू फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय R1, ये निकालना है। पावर कंज्यूम्ड बाय R1 ये निकालना है। ये क्या होगा? व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय R1? बताओ। तो R1 में कितना करंट है? I1, सो I1 स्क्वायर इंटू R1। सिंपल। जिससे पावर कंज्यूम निकालना उसमें करंट स्क्वायर इंटू R1। ओके, अब दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1। सही या गलत? गलत यार। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। इसमें लोग गलती कर रहे हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। मीन्स जिस रेसिस्टेंस में पावर कंज्यूम निकालना है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज V। सो यहाँ पे V पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। मतलब इस यहां से लेके इस पॉइंट तक ये V हमको ये निकालना है, दैट ये V कुछ अलग होगा। जो भी होगा I1 R1 है, जो भी उसका V के टर्म में वैल्यू निकाल सकते हो, व्हाटएवर। तो ये पूरा V लेना है। यहाँ V स्क्वायर बाय R में V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर थ्रू व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड। Am I clear? सिंपल थिंग है। और इसमें आप देखो कुछ भी थ्योरी नया नहीं पढ़े, सब कुछ 10th में आप लोग पढ़ेंगे। बस हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हम बल्ब वाला करवा रहे थे, वहीं से शुरू करते हैं। लेट्स assume again have a circuit consisting two walls, 100 watt 220 volt, 50 watt 110 volt. Now question is find electrical power consumed by this circuit. Option A 150 watt, option B 50 watt, option C 250 watt, option D 75 watt. E nota. Find electrical power consumed by this circuit. हो गया। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि पहले आप इसका R लिख लो। नहीं, रेसिस्टेंस वैल्यू मत निकालो, उसको R के टर्म में, रेशियो टर्म में लिखो। फॉर एग्जांपल ये मान ले बल्ब 1 और ये मान ले बल्ब 2। सो व्हाट इज R1? R1 क्या होगा बोलो? व्हाट इज R1? R1 इक्वल टू P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, सो R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, सो दैट इज 220 स्क्वायर बाय 100। R2 इक्वल टू 110 स्क्वायर बाय 50, राइट? सो आप देख सकते हो व्हाट इज R1 बाय R2, 220 स्क्वायर। सब ओल्ड कैलकुलेशन है, बस आपको हम जबरदस्ती दिखा रहे हैं, इनटू 50 बाय 100। यस और नो? कोई दिक्कत? सो ये हो गया 4, ये हो गया 2, सो दैट इज 2:1। मीन्स ये R है और ये 2R है। इसमें से कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि बताओ कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो सिंपल, जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है? तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी, वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो अब इसमें दोनों में करंट सेम है, सीरीज में है, करंट सेम है। सो
रेसिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो ये करेगा आई स्क्वायर इंटू 2 आर, करेगा आई स्क्वायर इंटू आर, ज्यादा ग्लो कौन करेगा? 1। सो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है, व्हिच विल ग्लो मोर? सो बल्ब 1 विल ग्लो मोर। अब कुछ लोग बोले सर इतना क्यों दिख रहा है 150? अरे यहां से मत देखना, अगले क्वेश्चन में फंस जाओगे। ये अलग अलग वोल्टेज रेटिंग पे भी है, लकीली यहाँ पे रिजल्ट सेम आ गया। तो आपको पहले इस तरह से आर निकाल लेना है, फिर देखना जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा है, सब क्लास 10 में पढ़े होगे, वो ज्यादा ग्लो करेगा। सो बल्ब 1 विल ग्लो मोर देन 2। ठीक है, अब कितना पावर कंज्यूम करेगा तब को हम सिंपल क्या बताया था, अगर 330 है, ये 2:1 पोटेंशियल बढ़ेगा, मींस यहाँ पे होगा 220 वोल्ट। अभी मत पूछना, पिछले क्लास में करवा चुके हैं, आज मत टाइम पास करो। अरे यार मैं तो आलस से लाचार हूं, यहाँ डिफरेंस 2IR, यहाँ डिफरेंस IR। सो 2IR प्लस IR दिस इज इक्वल टू 330। सो 3IR इक्वल टू 330। सो IR इक्वल टू 110। सो यहाँ डिफरेंस है 2IR मींस 220, यहाँ डिफरेंस है IR सो 110। कैसे निकला समझ आया ना? और डेल्टा भी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इंटू 2R, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2IR, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस IR, टोटल डिफरेंस 2IR प्लस IR 3IR। सो IR आ गया 110। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 1 इज 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 2 इज 110 वोल्ट। अब तो 220 वोल्ट पे 100 वाट दिया हुआ है, 110 वोल्ट पे 50 वाट दिया हुआ है, यहाँ तो आसान है। तो ये 100 वाट कंज्यूम करेगा, ये 50 वाट कंज्यूम करेगा, टोटल कंजम्पशन होगा 150 वाट। Bulb 1 will consume 100 watt, bulb 2 will consume 50 watt, total consumption 150 watt. Hopefully it's clear. Next. So सिंपल तरीका है, पहले आप रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल के फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस देख लो कितना है, और उससे आप अलग अलग पावर कंजम्पशन निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। सो नेक्स्ट उल्टा कर देते हैं। बस सेम, बल्ब 1 बल्ब 2, ये है 100 वाट 110 वोल्ट पे, और ये है 50 वाट 220 वोल्ट पे। चलो फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। क्वेश्चन है फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। Find power consumed by circuit. Find electrical power consumed by this circuit. हो गया? अच्छा चलो इसको मतलब कौन ज्यादा ग्लो करेगा, समझेगा which bulb will glow more। तो क्या करेंगे, पर रेजिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे। चलो लिखते हैं R1। व्हाट इज R1? V स्क्वायर बाय P, 110 squared by 100. What is R2? 220 squared by 50. What is R1 by R2? 110 squared by 220 squared into 50 by 100. Am I clear? So yeah 4 2 1 is to 8 means ये R है तो ये 8R है। ये क्या है? 8R। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अरे यार अब भी तो बताए P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। आपको रेटिंग में क्या होता है आपको बता दें, मैक्सिमम 110 वोल्ट झेल सकता है, और ये इसका पावर दिया हुआ है 110 वोल्ट जोड़ने पे 100 वाट पावर है, तो R1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। सो हमने रेशियो निकाल के रेजिस्टेंस दे दिया, या मोर देन 2 होगा तब भी आप सेम थिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया R, ये हो गया 8R। ओके, अब दोनों में करंट तो सेम है बिकॉज सीरीज में है। जब करंट सेम है तो कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो बल्ब 2 विल ग्लो मोर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बल्ब 2 विल ग्लो मोर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो बल्ब 2 ज्यादा ग्लो करेगा, पावर कट हो गया, अब कैसे ग्लो करेगा? ठीक है, ओके। अब हमको निकालना है पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। सर्किट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो निकालना है। सो निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को बांटते हैं, 330 को 1:8 में बांटेंगे। सो ये क्या होगा?
330/9 और ये होगा 330 इंटू 8/9। इसमें कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत? 330 को 1:8 में डिवाइड कर दिए, सब हटा रहा हूं। 330 को हमने 1:8 में डिवाइड कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 1 इज 330/9। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 2 इज 330 इंटू 8/9। ओके, सो इस कैन बी रिटन एज, आसान है, 110/3 और ये है 880/3, ये ना। सो नाउ वी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब। अब पावर निकालना है तो निकालते हैं पावर 1। सो 110 वोल्ट पे 100 वाट है, कितना टाइम्स है? 1/3 टाइम्स पावर का उसका 1/3 स्क्वायर, जैसे बताए थे ना, P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। सो अगर V हुआ 1/3 टाइम्स तो पावर होगा 1/3 स्क्वायर मींस 1/9 टाइम्स। सो यहाँ 110 वोल्ट पे 100 वाट है, तो 110/3 वोल्ट पे क्या होगा? 100 इंटू 1/3 स्क्वायर, 100/9 वाट, विल कंज्यूम 100/9 वाट। सिमिलरली P2 निकालते हैं। ये 220 वोल्ट पर 50 वाट है, ये कितना टाइम्स है? 220 इंटू 4/3 है, यस और नो? ये 220 इंटू 4/3 880/3, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसके क्रॉस 4/3 टाइम्स, तो पावर होगा 4/3 स्क्वायर टाइम्स। ये समझ में आ रहा है यार? P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, हमने V को कर दिया 4/3 टाइम्स। यहाँ V जब 220 बोलता तो पावर था 50 वाट, अब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 880/3 मींस 4/3 टाइम्स। So potential difference हो गया 4/3 times, so power will be 4/3 square times, so that will be 50 into 16/9 watt, that is 800/9 watt। दिख रहा है पूरा? दिख रहा है। So what is total power consumed by circuit? Total power consumed, ऐड कर देते हैं 100/9 plus 800/9, that will be 100 watt। Am I clear? So आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका रेटिंग दिख रहा है आपको 50 वाट ही। वे यार ये कम कंज्यूम कर रहा है, देखो ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, 800/9 कर रहा है और ये सिर्फ 100/9 कंज्यूम कर रहा है। सो आप इसको देख के मत करना, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? बिकॉज रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया। हाँ, अगर आइडेंटिकल होता, रेजिस्टेंस सेम होता, तो जिसमें आई चुकी सेम है, दोनों का पावर सेम होता। तो सबसे पहले सीरीज में हमको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस सेम तो पावर कंजम्पशन सेम, अलग अलग तो अलग अलग, बिकॉज आई सेम है। Am I clear? So इस टाइप पर बहुत ज्यादा नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब थोड़ा सा सीरीज पैरेलल मिला देते हैं। लेट्स एज्यूम this ऐसे बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है? मानते हैं इसका रेटिंग है 110 वोल्ट 100 वाट, इसका भी रेटिंग है 110 वोल्ट 100 वाट, ये भी है 110 वोल्ट 100 वाट और ये है 220 वोल्ट 100 वाट। सो इस तरह हमने बल्ब लगा दिया और इस पूरे सर्किट को हमने जोड़ दिया 220 वोल्ट से। Then question is, find power consumed by circuit. Find power consumed by circuit. Option A. Find power consumed by circuit. Option A. $700 watt. Option B. 300 watt. Option C. 150 watt. Option D. Nota. You have to find power consumed by circuit. फटाफट करो। Find power consumed by circuit. ये सर्किट कितना पावर कंज्यूम करेगा? जल्दी जल्दी। सिंपल कैलकुलेशन है।
हो गया? ओके, चलो मैं करता हूं। अच्छा, रेसिस्टेंस इस दोनों का सेम या अलग अलग? आर और आर ही होगा। अरे दोनों का रेटिंग बिल्कुल सेम, रेजिस्टेंस सेम या अलग अलग? बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत? सो ओके, सो रेजिस्टेंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पी और डी दोनों सेम है। रेजिस्टेंस इसका भी आर, इसका भी आर, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 220 जो होगा इक्वल डिवाइड होगा प्लस माइनस 110 110, कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस सेम, आई इंटू आर 2 आई आर इक्वल टू 220, सो आई आर 110। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 220 वोल्ट, और यहाँ कितना डिफरेंस है? 220 वोल्ट। सो ये 110 वोल्ट पे कितना कंज्यूम करेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वाट। ये कितना कंज्यूम करेगा 110 वोल्ट पे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वाट। ये बल्ब जिंदा रहेगा क्या? अरे तो फ्यूज कर जाएगा। इसका रेटिंग था 110 वोल्ट और आपने दे दिया 220 वोल्ट, मतलब इसके जो 220 वोल्ट दिया, करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर जाएगा। करंट फ्लो करके तो फ्यूज कर जाएगा। आज हम पढ़ाएंगे कैसे फ्यूज करता है, बताएंगे फ्यूज का भी थ्योरी। बट यहाँ पे आपको सिंपल पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो मेल्ट कर जाएगा। सो ये पावर कंज्यूम करेगा नहीं तो सर्किट से गायब हो गया। इसका रेटिंग था 110 वोल्ट 100 वाट, मतलब वो 110 वोल्ट के लिए बना हुआ था और आपने 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो नहीं बचेगा। और ये 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट पे रेटिंग दिया हुआ है तो 100 वाट ही है। सो 100 प्लस 100 प्लस 100 क्या होगा? 300। सिंपल, क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। और इसको आप लोग क्लास 10 में क्यों मैं क्या करवा रहा हूँ, कुछ लोग को लग रहा होगा सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, बट यही आपको भी पूछता है। जेईई मेन नीट एडवांस में भी यही सब पूछता है, कुछ न्यू नहीं है। सो नेक्स्ट, we have 5 identical bulbs. We have 5 identical bulbs. मानते हैं 4. We have 4 identical bulbs. 1 2 3 4. All are identicals. All are identical bulbs. अगर identical है means क्या होगा? तो persistence same. So you have arranged them in increasing order of glowness. सबको ग्लोनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, सबसे कम इंडियन करना है। सो 3 then 4 then 2 then 1। बी 3 and 4 equal then 1 and then 2। 3 and 4 equal then 2 then 1। ओह, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। आप लोग भी बोल रहे क्या है, तुम बोलते क्यों नहीं हो यार? बोलना चाहिए ना कि गलती कर रहे हो, ठीक करो। एंड ऑप्शन डी नोटा, you have to arrange these bulbs in increasing order of glowness। जो ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा ब्राइट होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। हो गया? ओके। तो सबका रेसिस्टेंस आर है, तो जिसमें करंट ज्यादा हो ज्यादा ग्लो करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। सो यहां से कुछ करंट निकला आई और ये डिवाइड हुआ I1 I2 में, तो पक्का है कि सबसे ज्यादा किसमें करंट है? 1 में, तो 1 सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गया, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा? 1, बिकॉज इसमें जो करंट गया ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। सो 1 में करंट मैक्सिमम है, उस पर करंट डिवाइड होगा, इक्वल करने बोल रहा हूँ, I1 I2 मैंने बोला है। सो यहाँ पे इसका जो ग्लोनेस होगा मैक्सिमम, ब्राइटनेस मैक्सिमम, बिकॉज सबका रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑल आर आइडेंटिकल बल्ब्स, रेजिस्टेंस सेम है, तो जिसमें करंट ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। अब आते हैं 2 3 4 में। तो सिंपल, अगर ये R है तो यहाँ पे 2R है और यहाँ पे R है, तो इसमें करंट होगा V/R, इसमें करंट होगा V/2R। In fact, I1/I2 will be 2:1। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ 2R, they are in parallel, so current will divide inverse ratio of resistances। यहाँ करंट डबल होगा इसके, so I1/I2 equal to 2:1। so यहाँ करंट ज्यादा है, इसमें करंट कम है।
सो इसका जो पावर कंज्यूम्ड है ये है I2 स्क्वायर आर, इसमें भी है I2 स्क्वायर आर और इसमें है I1 स्क्वायर आर। तो ऑब्वियसली I1 I2 से ज्यादा है, सो इसका कंजम्पशन इसका पावर ज्यादा होगा और इस दोनों का इक्वल होगा, करंट सेम, रेजिस्टेंस भी सेम है। तो क्या होगा 3 और 4 का पावर कंजम्पशन सेम, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है क्या? नहीं? ओके, ये आइटम पूछा क्वेश्चन, तो ये पूछता है जेना ने पूछा क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अब मानते हैं बल्ब 3 फ्यूज हो गया। बल्ब 3 क्या हो गया? फ्यूज। ऐसा सर्किट है, सेम सर्किट 1 2 3 4 ऑल आर आइडेंटिकल बल्ब्स, और अब बल्ब 3 फ्यूज हो गया। तो अब आपको बताना है कि 1 और 2 के ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं यहां लिखता हूं 1, यहां पे लिखता हूं 2। क्वेश्चन क्या है, बल्ब 3 के फ्यूज होने के बाद इट गेट्स फ्यूज्ड, सो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1 एंड बल्ब 2? ऑप्शन ए, दोनों का ब्राइटनेस बढ़ेगा। ऑप्शन बी, एक 1 का बढ़ेगा 2 का घटेगा। ऑप्शन सी, 1 का घटेगा 2 का बढ़ेगा। ऑप्शन डी, ये घटेगा और ये सेम रहेगा। ऑप्शन ई, दोनों घटेगा। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास सर्किट क्या है, we have 4 identical bulbs that are connected like this. If bulb 3 gets fused, then what will be effect on brightness of bulb 1 and bulb 2? हो गया? ओके, चलो अब मैं करता हूं। सो अभी मैं आपको बताया कि बल्ब 1 का पावर कंजम्पशन, जिसका पावर कंजम्पशन ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, जिसका पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अगर पावर कंजम्पशन इंक्रीज होता है, अगर पावर कंजम्पशन इंक्रीज होगा मींस ब्राइटनेस इंक्रीज होगा, इसमें कोई दिक्कत। सो जब भी आपको ब्राइटनेस कंपेयर करना है, सो यू हैव टू कंपेयर पावर कंजम्पशन। अगर पावर कंजम्पशन इंक्रीज होगा मींस ब्राइटनेस इंक्रीज होगा। ठीक है, सो हम देखते हैं पावर कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो हम 1 को पकड़ते हैं। इसका पावर कंजम्पशन है I स्क्वायर आर। सो बताओ इस बल्ब 3 के फ्यूज होने से I क्या फर्क पड़ेगा? अगर बल्ब 3 फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट में R इक्विवेलेंट बढ़ेगा घटेगा? अगर ये फ्यूज करेगा तो कोई करंट नहीं जाएगा, ये सर्किट ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया ना, तो सर्किट का R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा। सिंपल देखो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे R है, ये R है, ये आपको इसे देख के बता सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ भी पैरेलल से हटाएं। चलो अभी 2R का इक्विवेलेंट क्या है? 2R/3। तो अभी पूरे का R इक्विवेलेंट है 2R/3 प्लस R, 5R/3। एम आई क्लियर? सब R है तो R 2R एंड R पैरेलल, 2R/3 प्लस R 5R/3। अब ये आउट हो गया। जब बल्ब 3 फ्यूज हुआ, ये सर्किट से आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सिर्फ 2R। ये रहा ही नहीं था, R प्लस R 2R। सिंपली अगर पैरेलल से कुछ हटाएंगे तो R इक्विवेलेंट बढ़ता है, आपको पता है। सो अगर हमने इसको रिमूव कर लिया तो R इक्विवेलेंट क्या? 2R। सो अब इसका मतलब है कि अगर बल्ब 3 फ्यूज हो जाता है, if bulb 3 gets fused, R equivalent increases means I decreases. ये करंट घट जाएगा, हाँ नहीं? सो I घटेगा मीन्स 1 का ब्राइटनेस डिक्रीज कर जाएगा। इसका ब्राइटनेस क्या है? I स्क्वायर R। इफ I डिक्रीजेज P1 डिक्रीजेज। इसमें किसी को दिक्कत? तो हमने देखा अगर बल्ब 3 फ्यूज किया तो सर्किट का R इक्विवेलेंट बढ़ गया, और सर्किट का R इक्विवेलेंट इंक्रीज करने के कारण सर्किट में
करंट डिक्रीज हो गया, ये आई डिक्रीज कर गया, और आई डिक्रीज करने से इसका ब्राइटनेस घट जाएगा, बिकॉज इसका पावर कंजम्पशन घट जाएगा। ओके, सो हमने इसका कर दिया। अब 2 का कैसे करें भाई? आई घटेगा इसलिए इसमें करंट घट जाएगा? नहीं, आई घटेगा इसलिए इसमें करंट घट जाएगा? बिल्कुल गलत। पहले यहां पे कुछ आई था, उसका कुछ पार्ट इसमें आ रहा था, कुछ पार्ट इसमें जा रहा था, राइट? और अब पूरा पूरा आई घट गया। मान लीजिए पहले आई 10 एम्पियर था, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं है। पहले 10 एम्पियर था, लेट्स से अज्यूम ये कुछ डिवाइड हो रहा था, 12 एम्पियर जो था वो कुछ 8 एम्पियर एंड 4 एम्पियर में डिवाइड हो रहा था। ये I1 था, ये I2, मैं को समझाने जा रहा हूं, ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। अब लेट्स अज्यूम ये घट के हो गया 10 एम्पियर, मैं इस पे कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब कुछ डाटा ले रहा हूं ऐसे ही जंक्शन, बट ये पूरा पूरा 10 अब I1 हो गया, यहां तो करंट बढ़ गया। सो हम इसको देख के कुछ नहीं कर पा रहे। पहले आई जा रहा था तो 2 पार्ट में डिवाइड होता, अब आई कहां, बट पूरा पूरा इसमें जा रहा है, तो हम करंट से कुछ कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि पावर कंजम्पशन 2 का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बिना कैलकुलेशन किए। कैलकुलेट करके तो कर सकते हैं, कैलकुलेट करके हम पहले निकालेंगे I1, फिर नया आई निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा। You can always find, if you have given circuit, you can always find initial I1 and final I1, और फिर आप कंपेयर कर लो, but it will take time। आसान क्या है? आसान ये है, देखो हम अप्लाई करते हैं KVL। अरे KVL मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को आसान करेगा, डरो मत, ये मिटा रहे हैं। सो हमको ये निकल गया है, चलो यही पे लिखते हैं, KVL लगाते हैं, ये इसके क्रॉस मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V1, और इसके क्रॉस मानते हैं डेल्टा V2। ये हमें पता है कि डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 इक्वल टू V, ये हमेशा होगा। इस लूप में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 विल बी इक्वल टू V। इसमें कोई दिक्कत? डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 इक्वल टू V, ये क्लियर है? अब मेरा I1 डिक्रीज कर गया, सॉरी ये I डिक्रीज कर गया, मतलब डेल्टा V1 डिक्रीज कर गया। सो अगर डेल्टा V1 डिक्रीज करेगा, इसका सम कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि डेल्टा V2 इंक्रीज करेगा। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं हर कुछ ओरल कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, इट विल टेक टाइम। हमको ये पता है कि ये बल्ब फ्यूज किया तो सर्किट का R इक्विवेलेंट बढ़ गया, R इक्विवेलेंट बढ़ गया मींस ये I घट गया, ये I घट गया मींस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V होना, इसके क्रॉस डिक्रीज कर गया मींस इसके क्रॉस इंक्रीज कर रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 2 हैज इंक्रीज, सो डेल्टा V2 अगर इंक्रीज किया तो पावर होता है V²/R, सो P2 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V2 का स्क्वायर बाय R। अब ये बढ़ने से P2 बढ़ेगा, पहले कुछ डेल्टा V2 रहा होगा, ये हमेशा वैलिड है, पहले से कुछ वैल्यू रहा होगा, और अब इसका वैल्यू बढ़ गया क्योंकि ये डिक्रीज किया, अब ये बढ़ा मतलब V²/R, इसका पावर बढ़ गया, सो P2 इंक्रीजेज। सो क्या होगा, P1 डिक्रीज करेगा और P2 इंक्रीज करेगा, मींस ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1 डिक्रीजेज, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 इंक्रीजेज इफ बल्ब 3 गेट्स फ्यूज। इसका ब्राइटनेस 0 हो जाएगा, बल्ब इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। मैं बहुत बार रिपीट किया हूं, होपफुली आई एम क्लियर। एक हमेशा मेथड है, आप वैल्यू निकालो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये आपको नहीं बता रहा हूं एनालिटिकल मेथड, ये आपका कैलकुलेशन कम करेगा। आप सिंपल देख, मैं आपको इतना समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, अदरवाइज बहुत देख के हम तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कोई डाउट है यहां तक? नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट? सो अब हम लोग बल्ब वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि थोड़ा सा आपको कैलोरीमेट्रिक का यूज होगा। देखता हूं, एक मिनट, कुछ गर्मी लग रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा जो कैलोरीमेट्री जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनको दिक्कत होगा। सो कुछ नहीं, कैलोरीमेट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आप उसमें पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मानते हैं एक बकेट है, इस बकेट में वाटर है 2 kg एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बकेट इज 1 kg। इसमें कुछ जिनका नहीं पढ़ा उनको दिक्कत है, वाटर इक्विवेलेंट सर आपने क्या दे दिया।
इसमें हमने एक हीटिंग कॉइल डाला, जो हम घर में नॉर्मली हीटिंग रॉड का यूज होता है ना, इसको हमने जोड़ दिया 100 वोल्ट्स एंड लेट्स अज्यूम रीडिंग ऑफ दिस हीटिंग कॉइल इज 840 वाट 200 वोल्ट। सारा डाटा मैं ऐसे दे रहा हूँ बस सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन कि आपसे आसानी से बन जाए। ये वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। देन क्वेश्चन इज फाइंड टाइम टेकन बाय हीटर to heat water from 20 डिग्री सेल्सियस to 60 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया, दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है इसलिए कुछ भी हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस हीटर को वाटर को 20 से 60 डिग्री तक हीट करने में कितना टाइम लगेगा। आपको हम दे देते हैं एस वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मैं थोड़ा बताता हूँ इसको दिक्कत है वाटर इक्विवेलेंट में। अभी आप बस इतना समझो कि जब इसको हीट करेंगे तो वाटर भी हीट होगा, बकेट भी हीट होगा ना। तो आप समझो हीटिंग के टर्म में बकेट इज जस्ट लाइक 1 kg वाटर। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, मतलब आपको एक तरह से 2 kg प्लस 1 kg 3 kg वाटर को हीट करना है, वो बकेट के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर? मतलब ये बकेट 1 kg वाटर के इक्विवेलेंट है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग। मीन्स वी हैव टू हीट 2 kg वाटर प्लस 1 kg दिस मीन्स 3 kg वाटर हमें हीट करना है। लाइट आ जा भाई, टेक हो गया। चलो मैं करता हूँ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, हर जगह मिलता है। इससे आपको यंग क्लोमेट्री में करवा चुके हैं सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डाटा अलग होगा बट करवा चुके हैं। सो आपको पता है व्हाट विल बी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, ms डेल्टा थीटा, है ना। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग इज ms डेल्टा थीटा। यहाँ पे मास कितना है 3 kg, ऐसे 4.2 जूल पर ग्राम, तो पर केजी क्या होगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और कितना है हमने हीट किया है 20 to 60 मींस 40 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है नहीं, डेल्टा क्यू इज ms डेल्टा थीटा और m इज मास ऑफ सब्सटेंस, एसिड कैपेसिटी एंड डेल्टा इज चेंज इन टेंपरेचर। सो वी नीड दिस मच जूल ऑफ एनर्जी, इतना हमको चाहिए। और सप्लाई क्या हो रहा है 840 जूल पर सेकंड, राइट। थप्पड़ मार देना 840 इलेक्ट्रिक करंट है 840 वाट कब देता, जब इसको 200 वोल्ट जोड़े कितने से हैं 100 वोल्ट से। सो P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया है। सो पावर जो हमको मिल रहा है वो 1/4 हो जाएगा। सो 840/4 210 वाट हमको मिल रहा है। मींस एनर्जी जो मिल रहा है दैट इज 210 जूल पर सेकेंड। एम आई क्लियर? ये 840 जूल पर सेकेंड था, अगर हम 200 वोल्ट से जोड़ते, हमने जोड़ा है इसको 100 वोल्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ क्या मींस पावर 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सो इनपुट इस रेट से है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो कितना टाइम लगेगा इतना एनर्जी देने में। सो जो एनर्जी हमको चाहिए डिवाइड बाय पावर, this is energy required divided by power. So this 20, so that is 2400 second. This is equal to 40 minutes. Am I clear? तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नया नहीं है और आपको कैलकुलेटर में करवा चुके हैं। नेक्स्ट, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना आता है ना, वो करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो और सर असाइनमेंट में दिया हूँ। सिंपल एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं, उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बता ही देता हूँ। अच्छा, हमारे घर में जो बिजली होता है किसका, उसका यूनिट क्या होता है यूनिट। सो हमको जो मिलता है एनर्जी कंजम्पशन वो मिलता है यूनिट में।
एंड 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, आपको पता है नहीं, दैट इज 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, यही ना, एंड दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। वाट इन सेकेंड क्या होता है? जूल। कोई दिक्कत? इट कैन बी रिटन एज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो बेसिकली 1 यूनिट उतना ज्यादा एनर्जी है, आपको दिखता है 1 यूनिट, बट वो जूल के टर्म में बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइट आया, थैंक गॉड। जब मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो अब हम बिजली भी निकलवा ही लेते हैं, कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्वेश्चन है, कहीं पूछ दिया तो फिर कहोगे सर अब तक करवाए नहीं थे, ठीक है। तो चलो मानते हैं हमारे घर में किसी घर में 4 फैन है, 4 फैंस, ठीक है, 6 ट्यूबलाइट, एक टीवी है घर में और एक एसी है। छोटा परिवार, खुशी परिवार नहीं। और मान लेते हैं कि फैंस का जो रेटिंग है वो 60 वाट है, ऐसे आजकल 40 वाट बहुत कम वाट का आता है, मान लेते हैं। ट्यूबलाइट 30 वाट का है। टीवी कितने वाट का होता है लगभग? टीवी का वाटेज क्या होता है? नहीं पता मुझे, किसी को पता है क्या? नहीं, चलो सो फैन 60 वाट का, ट्यूबलाइट 30 वाट का, टीवी 20-50 वाट का, एसी 1500 वाट का, ठीक है। रेट है जो है वो है 6 रुपीज पर यूनिट, और लेट्स एज्यूम 10 आवर्स पर डे सब कुछ वर्क करता है, सारा कुछ जितना भी हमने दिया है वो लेट्स एज्यूम 1 डे में 10 आवर्स यूज होता है, लेट्स एज्यूम। सो क्वेश्चन है फाइंड मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, कीजिए। ऑप्शन देना यार, क्या होता है, आपको निकालना है मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, हो गया। चलो सो हम पहले निकालते हैं पर डे। पर डे ये कितना चलता है? एक फैन 10 आवर्स मीन्स 60 वाट इंटू 10 आवर मीन्स 600 वाट आवर एक फैन का। तो 4 फैन का क्या होगा? 2400 वाट आवर। हम सबसे पहले वाट आवर में लिख लेते हैं, बाद में लिखते किलोवाट आवर में, क्लियर। अरे 1 फैन 60 वाट, 4 फैंस 240 वाट, 240 वाट है, 10 आवर चल रहा है 1 डे में, 240 इंटू 10 2400 वाट आवर। मानते हैं मंथ में 30 डेज इन मंथ है, देना चाहिए 2400। इसका क्या होगा? 6 इंटू 30 180, सो 1800 वाट आवर्स। इसका 2500 वाट आवर। 250 वाट है, 10 आवर्स चलता है, 250 इंटू 10, और ये 1500 इंटू 10 15,000 वाट आवर्स। यहां तक किसी को दिक्कत? इतना वाट आवर है पर डे, पर डे भी है, मैंने 1 डे का निकाला, कितना मिनट होगा ये? किलोवाट आवर कितना होगा ये? बोलो बाय 1000, ये 2.4 यूनिट है 1 डे में। ये कितना है? 1.8 यूनिट्स। ये कितना है? 2.5 यूनिट। ये कितना यूनिट है 1 डे में? 50 यूनिट, बहुत ज्यादा राइट। कोई डाउट? सो टोटल एनर्जी कंजम्पशन पर डे, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन पर डे। बोरिंग लग रहा है ना, करवाऊंगा पर डे कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, सबको ऐड करते हैं। 2.4 प्लस 1.8 दे दिस करो, 15 प्लस 2.4 17.4, 17.4 प्लस 1.8 19.2, 19.2 देखना क्वेश्चन गलती ना हो, 19.2 21.7 यार है ना।
ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ओके, सो पर डे इतना कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन पर मंथ क्या होगा? टोटल कंजम्पशन पर मंथ, अगर हम 30 डेज का मंथ माने 21.7 इंटू 30, दैट विल बी इक्वल टू 651 यूनिट, राइट? 651 यूनिट है पर मंथ कंजम्पशन। देखना भाई कोई गलती नहीं की हो, पक्का? ठीक है। सो बिजली क्या होगा? दिस इंटू 6 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कोई डाउट? अरे कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन से मुझे हमेशा डर लगता है। कैलकुलेशन देखो ठीक से, देखो कोई गलती है क्या? कैमरा ठीक कर देखो। ओके, ठीक ही लग रहा है। सिर्फ आपकी जिम्मेवारी, मैं बार बार बोलता हूँ, यदि कुछ मिस्टेक है जिम्मेवारी कैलकुलेशन की आपकी। सो इतना यूनिट कंज्यूम करें पर मंथ, तो बिजली बिल क्या आएगा? दिस इंटू 6, क्योंकि 6 रुपीज पर यूनिट है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। चलो, ये आप लोग क्लास 10 में बोर्ड कर चुके हो, बोर्ड में भी आता है, क्लास 10 बोर्ड में, राइट? सो अब नेक्स्ट आते हैं, एक होता है एफिशिएंसी ऑफ सर्किट। मैं स्टार्टिंग में इस चीज को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सर्किट है, मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये बैटरी का एमएफ ई है और इसका रेजिस्टेंस आर है, कुछ करंट फ्लो करेगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? जो एक्सटर्नल लोड लगाए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बाहर में, उसको हमने पूरा आर ले लिया, आर एक्सटर्नल, इसको लोड बोल दे। होता कि यहाँ पे 3 होता, R1 R2 R3 सब मिला के आर हो गया। व्हाट एवर इट इज एक्सटर्नल लोड और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मेरा आउटपुट हमको तो इसी में मिल रहा है, ये जो है तो बैटरी के अंदर ही कंज्यूम हो गया, वो हमें नहीं मिल रहा है। हीट लॉस इनसाइड द सेल, ये हम लोग कर चुके हैं, राइट? सो अब हम इस केस में करते हैं, आई क्या होगा? आई होगा E बाय R प्लस R। सो व्हाट इज पावर आउटपुट? आउटपुट पावर क्या होगा? That will be I square into R, that is E by R plus R whole square into R. That will be E square R by R plus R whole square. Now you can see, अगर मेरा R वैरी करेगा तो पावर आउटपुट चेंज करेगा। अब हमको निकालना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल R, दिस पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम। ये जो मेरा P है, ये कैपिटल R के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम? मान पर R 0 है तो मेरा आउटपुट 0 है। जब एक सिंपल देखते हैं, अगर R 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 0। और जब R टेंड्स टू इंफिनिटी है तब भी आउटपुट क्या होगा? आउटपुट टेंड्स टू 0। व्हाई? बिकॉज इफ R टेंड्स टू इंफिनिटी, सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट टेंड्स टू 0, सो आउटपुट टेंड्स टू 0। मतलब दोनों केस में 0 आ रहा है, मतलब बीच में किसी R के वैल्यू के लिए हमारा पावर आउटपुट मैक्सिमम हो रहा है। ये पार्ट क्लियर है कि मैंने देखा कि अगर ये R 0 होगा, करंट बहुत ज्यादा है, बट जब ये R ही नहीं है तो लोड हमको कुछ मिलेगा, तो आउटपुट 0। I स्क्वायर R में R 0 हो गया, और जब R बहुत बढ़ा तो दिस I टेंड्स टू 0, क्योंकि सर्किट का R इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा हो गया, टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दिस I टेंड्स टू 0, सो आउटपुट टेंड्स टू 0। मतलब इसके बीच में कहीं एक बार हमको आउटपुट मैक्सिमम मिल रहा होगा, हमको ऐसा दिख रहा है। सो अगर हम देखें फॉर मैक्सिमम मिनिमा, हम R को वैरी करें, सो dP बाई dR इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, हम R को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? आप इसको जब डिफरेंशिएट, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यू विल गेट कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। मीन्स जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, इन दैट केस पावर आउटपुट इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब है? जब कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r हो जाए, एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू E स्क्वायर R बाय R प्लस R होल स्क्वायर, दैट इज E स्क्वायर R बाय 4R स्क्वायर, दैट इज E स्क्वायर बाय 4R। क्लियर? सो ये मैक्सिमम आउटपुट हमको मिलेगा, और कब? जब एक्सटर्नल लोड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के इक्वल हो जाए।
मतलब अगर हमें ग्राफ बनाएं पावर आउटपुट का और एक्सटर्नल लोड का, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा और यहाँ पे मैक्सिमा है और ये कितना आया E²/4। Am I clear? अगर हमारे पास एक सेल इसका EMF E है और रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसको एक्सटर्नल लोड से जोड़ दिया, तो मैंने ये दिखाया आपको कि जैसे जैसे R चेंज करेगा पावर आउटपुट चेंज करेगा। और पावर आउटपुट मैक्सिमम कब है? जब मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हमेशा यूज कर सकते हैं, हमेशा। कैसे देखते हैं हम लोग आगे, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को किसी सर्किट को सॉल्व करने में। ग्राफ क्लियर है ना कि जब R 0 है तब भी आउटपुट 0, जब R टेंड्स टू इनफिनिटी तब भी आउटपुट टेंड्स टू 0, जब R टेंड्स टू इनफिनिटी आउटपुट टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करना ये आपको देखना है, आप इसको सॉल्व करना ये आ जाएगा, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है, अरे करे में क्या, चलो कर ही देते हैं, आज तक तो कभी नहीं की थी, करते हैं। dp/dr डिवीजन रूल ये है ना, चलो E² तो कॉमन हो गया। ठीक, r प्लस r का होल स्क्वायर राइट इंटू 1 माइनस r इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हुआ 2 इंटू r प्लस r डिवाइडेड बाय r प्लस r टू द पावर 4। कोई दिक्कत नहीं? ओके, इसको सॉल्व करते हैं, इसको जीरो करना होगा, जीरो करते हैं, मीन्स r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू r प्लस r इक्वल टू 0। सो r प्लस r, कुछ गलती की है क्या? माइनस r इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू r प्लस r, तो इसको डिफ्रेंशिएट किए 1। चलो देखते हैं, r प्लस r कॉमन लिए तो क्या हो गया, सही तो करें, बेकार डरते रहता हूँ हमेशा। दिस इज इक्वल टू 0, सो r माइनस r इक्वल टू 0, सो r इक्वल टू कैपिटल R आ तो रहा है। कोई दिक्कत? अरे r प्लस r कॉमन तो r प्लस r माइनस यहाँ बचा 2r, सो स्मॉल r माइनस कैपिटल R इक्वल टू 0, सो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। दिखा भी दिया आपको। सो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, इन दैट केस आउटपुट विल बी मैक्सिमम। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, और आपको ध्यान रखना है कैपिटल R टोटल नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसे एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं हम आपको, पहले एक सिंपल देते हैं। ऐसा कौन दे दिया, कुछ नहीं दिया, ऐसा दे दिया। ये कुछ है R और ये है 2, और सिंपल क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर व्हिच पावर कंज्यूम्ड बाय कैपिटल R इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए 2 ohm, ऑप्शन बी 4 ohm, ऑप्शन सी। अच्छा कितना सिंपल है, मैं आपको देने का तुरंत कोई पोल नहीं दे रहा। अब आपको जिस वो जो आया था पावर आउटपुट क्या था, पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल लोड, मतलब पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल लोड इज मैक्सिमम फंक्शनल लोड इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब उस कांसेप्ट को यूज करते हैं, मात्र इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हमको इसकी बात कर रहा है, तो इसके अलावा सबको हम मान लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। हमको जिसके थ्रू पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम बोल रहा है इसको मैक्सिमाइज करना है, और सबको मानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का पार्ट, मतलब ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। सो ये किसके इक्वल हो गया, R इक्वल टू 2। समझो इससे जब R इक्वल टू 2 ओम है, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट मैक्सिमम में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पावर कंज्यूम्ड बाय लोड इज मैक्सिमम।
मतलब हमको जब इस पे पावर कंज्यूम मैक्सिमाइज करना है, इसको हमको इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल करना है। सिंपल एग्जांपल और लेते हैं, एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। और find value of R so that power consumed by this R is maximum। और अच्छा मजा आएगा। Find value of R for which power consumed by capital R is maximum। इस केस में क्या होगा? Find value of R for which power consumed by capital R is maximum। तो सिंपल, हमको जब कैपिटल R की बात कर रहा है, इसका मतलब इसके अलावा इस सबको क्या मान लेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। हमको जिसको मैक्सिमाइज करना है वो हमारा लोड हो गया। हमने यही तो वहां पे लिया था, एक लोड लिया था और सबको इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, वहां तो रेजिस्टेंस था, लोड और इंटरनल। तो यहाँ पे मेरा लोड, हमको इसको मैक्सिमाइज करना, ये मेरा लोड है, जो बच गया उसको इंटरनल मान लेना है। रियल में है नहीं इंटरनल, ये हम उस कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहे हैं। बार बार इसे क्या करना पड़ेगा, लिखो फिर डिफ्रेंशिएट करो। तो हम एक बार कर चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमको आउटपुट मैक्सिमाइज करना है उसको मान लेंगे एक्सटर्नल लोड, उसके अलावा सबको क्या मान लेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, और दोनों को इक्वल कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। जिसके थ्रू आपको मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट, उसको मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सबको मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमको इसके थ्रू करना है, अगर इसके थ्रू करना है मतलब R = 3 + 1 4। Am I clear? कोई डाउट नहीं? अगर इसी में बोलता ऐसा, ये 1 Ohm था ना, थोड़ा चेंज करते हैं। अब ये मेरा सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये दोनों लोड है। ये क्या है? सेल। सो ये क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल R सो दैट पावर आउटपुट इज मैक्सिमम। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम ऑप्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R सो दैट पावर आउटपुट मींस व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज मैक्सिमम। हो गया। सो अब बताओ आउटपुट हमको इससे भी मिल रहा है, इससे भी दोनों से मिल रहा है, बिकॉज बैटरी के अंदर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, बैटरी के अंदर में ये है। सो अगर पावर आउटपुट हमको मिल रहा है इससे इससे, मतलब अब मेरा एक्सटर्नल लोड ये दोनों हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट क्या है? R + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3। सो R = 2। समझ में आया कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में सिर्फ R से हमको आउटपुट मैक्सिमाइज करना था, अब हमको इस दोनों को मिला के मैक्सिमाइज करना है। तो ये मेरा हो गया एक्सटर्नल और ये है इंटरनल। सिंपल कॉन्सेप्ट, जिससे मैं बार बार भौंक रहा हूं, जिससे पावर आउटपुट मैक्सिमम करना है उसको मान लो एक्सटर्नल और सबको मान लो इंटरनल। तो पिछले क्वेश्चन में कैपिटल R से आउटपुट मैक्सिमाइज करना था, अभी हमको इस सर्किट से आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। तो हमको इसमें दोनों से आउटपुट मिल रहा है, ये तो अंदर चला गया, ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो आउटपुट देगा, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R + 1 दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस R + 1 = 3। सो R = 2। एम आई क्लियर? एक और करते हैं, एक और। ये है मेरा सर्किट 4 ohm 8 ohm 2 ohm 4 ohm, ठीक है। और ये है मान लिया 6 ohm। ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, ठीक है। अब क्वेश्चन है find the value of R, find the value of R so that
power output of circuit is maximum. Final value of R so that power output of circuit is maximum. Option A 4 ohm, option B 3 ohm, option C 2 ohm, option D 1 ohm. E nota. Is final value of R so that power output of circuit is maximum. हो गया. अब बताओ यहाँ पे आउटपुट हमको किससे मिल रहा है? ये पूरा से पावर आउटपुट ऑफ सर्किट बोला है, ये तो मेरा सिर्फ अंदर का पार्ट है और सब ये पूरा बाहर है. मीन्स ये पूरा इसके इक्वल होना चाहिए, यही ना. तो ये तो सिंपल टेस्टोन दिख रहा है, तो ये गायब हो जाएगा. तो होगा 4 8 12 एंड 6. ये कितना हो गया? 12 एंड 6 4 हो. तो 4 प्लस आर इक्वल टू 7. एक्सटर्नल लोड मेरा क्या हो गया? आर इक्विवेलेंट. एक्सटर्नल लोड हो गया 4 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 7. सो आर इक्वल टू 3. एम आई क्लियर? यहाँ पे एक्सटर्नल लोड हो गया जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस आर, बिकॉज़ ये और ये सीरीज में है. क्या हो गया? 4 और ये R. 4 प्लस R इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस 7. सो R इक्वल टू 3 ओम. सो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, जिसके थ्रू पावर आउटपुट मैक्सिमाइज करना है उसको आप मान लो एक्सटर्नल और सबको मान लेना इंटरनल, दोनों को इक्वल कर देना. इस कॉन्सेप्ट को हमेशा यूज कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन बचाएगा. नेक्स्ट एक पूछता है एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. आसान है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. पूछता है व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. जैसे एक सिंपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम. इसको हमने 4 ओम रेजिस्टेंस से जोड़ दिया. ये बहुत आसान चीज है. ये मेरा इंटरनल इस सेल का पार्ट है. अब बोलेगा फाइंड एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. चलो आप ट्राई करो, आपको इतना पड़ेगा. फाइंड एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. फाइंड एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. फटाफट. फाइंड एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. ऑप्शन है क्या? चलो देते हैं. %, 80%, 64%. एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. तो सिंपल एफिशिएंसी आप पढ़ चुके हो, आउटपुट बाय इनपुट. तो यहाँ पे आउटपुट क्या है जो हमें मिल रहा है लोड में, और इनपुट. यहाँ पे इनपुट कौन है? वर्क कौन कर रहा है? बैटरी. जो सेल वर्क कर रहा है, और मतलब जो केमिकल एनर्जी लॉस हो रहा है. आपको हम बता चुके क्या होता है? E × I. आपको हम बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास जो पावर का बताया नहीं. और हमको जो मिल रहा है आपको बता टर्मिनल वोल्टेज × I. आपको ये भी बता दिए थे, वहां से यूज कर सकते हो कि आउटपुट मेरा है TV × I और इनपुट है E × I. तो चलो इसमें साइड में करंट कितना होगा? व्हाट इज करंट? 4 + 1 5 4 एम्पियर. तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? उसी को अगर यूज करते हैं दोनों कैसे बताएंगे? टर्मिनल वोल्टेज कितने बताओ? V - IR. सो 20 - 4 × 1 16 वोल्ट. सो आउटपुट होगा टर्मिनल वोल्टेज × I. आपको हम बताए थे 16 × 4 64 वाट. एंड व्हाट इज इनपुट? E × I, that is 20 × 4 80 watt. What is efficiency? 64/80 × 100%. That is equal to 80%. एक तरीका ये. दूसरा, आपको आउटपुट यहां से मिल रहा है, सो आउटपुट आप यहां से भी निकाल सकते हो. सिर्फ इसी में आउटपुट मिल रहा है I²R, that is 16 I² × R 4 64 watt. और इनपुट E × I. तो रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी इनपुट, जो सेल में जो केमिकल एनर्जी लॉस हो रहा है उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना है. तो इनपुट क्या है? केमिकल एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, वो किस रेट से लॉस हो रहा है? E × I. आपको हम बता चुके हैं. तो आगे एफिशिएंसी क्लियर. ओके, टाइम कितना हुआ? घंटे भी है ना. ओके, नेक्स्ट
तो ऊपर वाला कट गया था ना 80%, 64/80 × 100। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर यूज होगा, तो आप लोग इसको देखो। हमने रेसिस्टर वायर को हीट करना शुरू किया, रेसिस्टर को हमने सर्किट से जोड़ दिया, मानते हैं एक आइडियल से है। तो हम इसको इनपुट पावर क्या दे रहे हैं, व्हाट इज पी इनपुट, V²/R। मानते सिलिंड्रिकल वायर है, रेसिस्टर जो सिलिंड्रिकल रेसिस्टर है, तो ये हीट होगा, ये हीट होगा कि नहीं, जब इलेक्ट्रिकल नहीं जा रहा है वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, I²R के रेट से वो हीट हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सराउंडिंग में टेम्परेचर एमिट भी करेगा, रेडिएशन करेगा। सो आप लोग स्टीफन्स लॉ पढ़े हो, कुछ सुना हुआ लग रहा है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या था, नेट हीट लॉस E(A)σθ4। जो लोग नहीं पढ़े हैं हीट ट्रांसफर उनको समझ में नहीं आएगा। दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन, नेट लॉस पर यूनिट टाइम। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ वो एमिट करता है E(σθ4), वो गेन करेगा E(σθ4), यहाँ पे E होता है एमिसिविटी, ये टोटल सरफेस एरिया, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब हीट ट्रांसफर में पढ़ा हुआ है, राइट? नहीं पढ़ा तो उसको रिवाइज करो। जिनको लगता है कि हम हीट ट्रांसफर नहीं पढ़े हैं, अब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लो, आपको हीट ट्रांसफर बहुत आसान लगेगा, खुद से पढ़ो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। कंडक्शन तो पूरा इलेक्ट्रिक करंट ही है, मतलब इससे उससे आप लोग पढ़ चुके इलेक्ट्रिक करंट में, और रेडिएशन बहुत छोटा सा टॉपिक है। दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन करेगा। यहाँ पे थीटा क्या है, टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टर या बॉडी, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रेसिस्टर हम मान रहे हैं, एंड थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब हम एक जंक्शन ले रहे हैं कि थीटा में स्टैंडर्ड स्मॉल है, जो यूनिट्स ऑफ कूलिंग में होता है, ये स्मॉल है, राइट? सो इसको हमने डिराइव किया था उस केस में, मैं फिर से कर देता हूँ, E सिग्मा थीटा बोलते हैं थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा टू द पावर 4 माइनस थीटा नॉट 4, सब कुछ हीट ट्रांसफर में कराया हुआ है। उसको वहाँ रिवाइज करो, समझ में नहीं, मत बोला समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत वहाँ है। तो होगा 1 प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा नॉट टू द पावर 4 माइनस 1। अब अगर डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है, मीन्स दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, तो 4 को अंदर ले आएंगे, बचेगा क्या, 4E(A) सिग्मा थीटा नॉट क्यू इंटू डेल्टा थीटा, राइट? सो ये हो गया नेट रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट टाइम। इतना लॉस ड्यू टू रेडिएशन। सो अब यहाँ पे देखो, इनपुट मिल रहा है, ये हमको इनपुट मिल रहा है, और नेट लॉस ड्यू टू रेडिएशन क्या है, नेट लॉस ड्यू टू रेडिएशन ये क्या हो जाएगा, 4E(A) सिग्मा थीटा नॉट क्यू थीटा माइनस थीटा नॉट दैट इज डेल्टा थीटा। सो हम I², तो हम इस रेट से उसको हिट दे रहे हैं, और इस रेट से वो हिट लॉस हो रहा है इसमें। अच्छा है, देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम इलेक्ट्रिक करंट और हीट ट्रांसफर को मैक्सिमम, कि यहाँ पे जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं सिस्टम में, तो उसको हम हीट दे रहे हैं किस रेट से, I²R से, और ये हम करंट के थ्रू दिए, और इसमें नेट लॉस रेडिएशन हो रहा है। तो स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर क्या होगा, जितना इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाए। अरे एक बकेट में वाटर डालें, वाटर निकल रहा है, फाट भी लेवल ऑफ वाटर स्टेडी स्टेट जितना दे रहे हैं उतना निकल जाए, अब लेवल नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। समझिए, इस रेट से वो लॉस कर रहा है, इस रेट से गेन हम उसको दे रहे हैं, इस रेट से लॉस है ड्यू टू रेडिएशन, नेट लॉस ड्यू टू रेडिएशन ये है, और हम इस रेट से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें जो कि हीट में जा रहा है। तो व्हाट विल बी टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट व्हेन these two are equal? सो एट स्टेडी स्टेट मैं बता रहा हूं, ये सब कुछ आपको हीट ट्रांसफर में रेडिएशन में कराया हुआ इंडक्शन लॉ ऑफ कूलिंग में। सो एट स्टेडी स्टेट दोनों इक्वल हो जाएगा, मीन्स I² इक्वल टू 4
ई यहाँ पे छूट गया, ई होता है एमिसिविटी ई 4 E A सिग्मा थीटा नॉट क्यू थीटा माइनस थीटा नॉट। सो अगर आपको आई पता है सो यू कैन फाइंड व्हाट विल बी टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट। आपको सब कुछ पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट कितना उसको दे रहे हैं सर्किट में पता है आपको। सो ई होता है एमिसिविटी, ब्लैक बॉडी के लिए E1 होता है, नॉर्मली ब्लैक बॉडी का मान E1 हो जाएगा। E H टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ पढ़ा हुआ है। सिग्मा कांस्टेंट होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सो ये सब कुछ मालूम है, ये निकल जाएगा। सो अगर आपको एक बल्ब दिया हुआ है, यू कैन फाइंड व्हाट गिवन रेजिस्टेंस, यू कैन फाइंड व्हाट विल बी टेम्परेचर ऑफ दिस बल्ब एट स्टेडी स्टेट। देखो जब स्टार्टिंग में इसको देंगे, स्टार्टिंग में आई जब इसको दे रहे हैं, ये कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है टाइम के साथ, हम आर में चेंज नेग्लिजिबल मांग रहे हैं हीटिंग के साथ। बट जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लॉस का रेट बढ़ रहा है। ये हमने कांस्टेंट दिया तो स्टार्टिंग में लॉस का रेट कम है, टेम्परेचर कम है, तो लॉस का रेट कम है तो टेम्परेचर राइज होगा। और एक इंस्टेंट पे जब दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जितना दे रहे सब लॉस कर, सारा लॉस कर दिया, मतलब अब टेम्परेचर नेट गेन क्या होगा, और किसी इंस्टेंट पे नेट गेन क्या होगा। हम दे रहे हैं आई स्क्वायर आर और वो लॉस कर रहा है ये 4 E A सिग्मा थीटा नॉट क्यू थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू ms d थीटा बाई dt। सब लग रहा है जिसका हिट नहीं पड़ा हुआ है कहाँ पर आ रहा है। अरे अभी बताया dq इक्वल टू क्या था, ms d थीटा, dq बाई dt है तो नेट गेन है, नेट इसी रेट से उसको हिट दे रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू ms d थीटा बाई dt। अभी आप लोग पढ़ चुके हो dq इक्वल टू क्या होगा, ms d थीटा, किलोमीटर में पढ़ा हुआ है। सो dq बाई dt क्या होगा, dq बाई dt ms d थीटा बाई dt। सो यहाँ से मजा आ जाएगा, ओलंपियाड में पूछेगा फाइंड टेम्परेचर फंक्शन ऑफ थीटा, अच्छा सा इंटीग्रेशन आएगा। नहीं करवा रहे हैं आपसे, आपको नहीं करवा रहे हैं। सो ये आ गया, ये नेट गेन है नहीं, और यहाँ से अच्छा से इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हो। बहुत गंदा इंटीग्रेशन है, वहाँ डी थीटा है, यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यू कैन फाइंड टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, निकाल सकते हो, सिंपल है मैथ्स, सिंपल मैथ्स। जितना इसको सबको एक साथ ले जाओ, इधर टी लाओ, फिर एक इंटीग्रेशन है सिंपल, कुछ हमको दिख रहा है कि कुछ एल में आएगा, देख लेना। कोई डाउट नहीं, ओके। सो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, ये नेट गेन है। अब हमको ये पता है कि एट एसटीडी स्टेट, अरे सिंपल, अगर कोई चीज बन रहा है, आप तो काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो, ए टू बी, बी टू सी जा रहा है, ये बनने का रेट है ए टू बी और बी से सी बनने का रेट है। बी का क्वांटिटी मैक्सिमम होता है जब बनने का रेट इसके बी से ए से बी बनने का रेट बी से सी बनने के रेट का इक्वल हो जाए, नहीं, ओके। सो इसको आई स्क्वायर आर से हीट मिल रहा है और इस रेट से लॉस कर रहा है, सो टेम्परेचर भी मैक्सिमम व्हेन दीस टू आर इक्वल। सो यहीं से हम निकाल सकते हैं थ्योरी ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज में क्या होता है, जब करंट ज्यादा हो जाता है तो उस केस में वो मेल्ट कर जाता है, यही तो करते हैं हम लोग फ्यूज में। सो देखो फ्यूज वायर हम लोग को जो रेटिंग मिलता है मार्केट में, वो क्या होता है, उस पर लिखा रहता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। अब कभी कभी देखो घर में कोई मोटा फ्यूज वायर लगा दिया, मोटा, पता लगा कि सब कुछ जल गया, फ्यूज सिर्फ नहीं बच, फ्यूज बच गया और सब कुछ जितना घर में इक्विपमेंट था सब गायब हो गया। क्यों, मोटा फ्यूज वायर से क्या होता है। अब देखो जब रेटिंग देखोगे ना, तो जिसका रेटिंग ज्यादा है वो थोड़ा मोटा होता है, रेटिंग बढ़ते और लेंथ का कोई फर्क नहीं होता है। आपको फ्यूज वायर जो मिलता है ना, मान ले कि पूरा एक बंडल मिला 5 एम्पियर का, उससे कट करके हम 5 एम्पियर लगाते जाते हैं, मतलब लेंथ रेटिंग पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है। लेंथ चाहे इतना बड़ा हो इतना बड़ा हो, 5 एम्पियर का 5 एम्पियर रेटिंग आ गया, बट उसका जो ही हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं रेटिंग बढ़ जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जहाँ पूछा जाता है कि, और मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि रेटिंग ऑफ मींस रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इंडिपेंडेंट ऑफ इसलिए मार्केट में देखोगे जब खरीदना होगा फ्यूज वायर, आपको सीधे वहां से बंडल से काट करके दे देगा। वहां पर बस 5 एम्पियर का फ्यूज वायर रखा हुआ है बंडल में, कट किया दे दिया, मतलब लेंथ कट करने से उसका रेटिंग चेंज नहीं किया। मींस रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। फ्यूज वायर का रेटिंग लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
किसी फ्यूज वायर का रेडिंग उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो किस पे कर रहा है? रेडियस पे। तो क्या रिलेशन है देखते हैं। सो अल्टीमेटली जब उसका टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाए, उस केस में वो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा। मीन्स अगर यहाँ से हमको क्या निकलेगा? एट स्टेडी स्टेट ये थीटा निकलेगा। सो फॉर फ्यूज वायर इफ I इक्वल टू आई मैक्स, मैक्सिमम करंट है तो उसका स्टेट टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाए। नहीं, अगर फ्यूज वायर में जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करवाएं उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाए और वो फ्यूज कर जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। यही तो है, ठीक है। ये दोनों इक्वल करना है, इसको हमको अब निकालना है आई मैक्स में रिलेशन। तो आई मैक्स स्क्वायर, रेसिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिलिंडर वायर हम मान लिया, सिलिंडर रेसिस्टर है, इसका लेंथ है एल, चलो इसको मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन का रेडियस है ए। सो रो एल बाय ए दैट इक्वल टू 4e ए टोटल सरफेस एरिया। नॉर्मली ये बहुत कम होता है, लेंथ पे ज़्यादा डिपेंड करता है एरिया। तो हम फ्लैट एरिया को छोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आई इंटू एल, ठीक है। सिग्मा थीटा नॉट क्यू थीटा माइनस थीटा मैक्सिमम माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गॉट? आई मैक्स स्क्वायर, ये मिटाओ इधर, बहुत थोड़ा पड़ा है, ऊपर लिखता हूँ। चलो, हमको क्या मिल रहा है यहाँ से? आई मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी आइए, 4 सारा कॉन्स्टेंट के साथ करते हैं। 4 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पहले 4 इंटू 2 पाई, 8 पाई इंटू ई, 8 पाई इंटू 4 इंटू 2 पाई, 8 पाई इंटू ई सिग्मा थीटा नॉट क्यू, थीटा मेल्टिंग पॉइंट, ये भी कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, माइनस थीटा नॉट इनटू डिवाइड बाय रो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनटू ए क्यू। यही तो आया? अरे हाँ नहीं। सो अब फॉर अ गिवन वायर आपको ये सब कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब आई मैक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, वेयर ए इज रेडियस ऑफ वायर। ए क्या है? रेडियस ऑफ वायर। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूज के लिए। फ्यूज का लेंथ इंडिपेंडेंट है, तो लेंथ कट गया। सो उसका जो आई मैक्स है, मैक्सिमम करंट जो सस्टेन कर सकता है, सिंपल आपको हम बताएं कहां से आया? जब करंट बढ़ेगा तो उसको नेट हम रेट ऑफ जो मतलब एनर्जी जो दे रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर राइज होगा और एक बार जब दोनों इक्वल हो जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा हमको टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट, इससे समझ टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट एंड इफ आई मैक्सिमम करंट इन दैट केस स्टेडी स्टेट टेम्परेचर भी इज मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से निकल गया मैक्सिमम करंट वो क्या सस्टेन कर सकता है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट I max square is proportional to AQ. So maximum current that fuse wire can sustain is proportional to raised power 3/2. ये रिजल्ट आपको रखना, 2 रिजल्ट, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2 रिजल्ट रखना। फर्स्ट थिंग, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। सेकंड, इट्स मैक्सिमम करंट पास थ्रू फ्यूज वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस पावर 3/2। ये याद रखो। इस पे क्या क्वेश्चन हो सकता है? सिंपल दे सकता है, अगर एक किसी मटेरियल का फ्यूज वायर बना हुआ है, अगर किसी मटेरियल का फ्यूज वायर बना हुआ है, अगर उसका रेडियस है 4 mm, उस केस में रेटिंग है 2 एम्पियर। जब 4 mm है तो रेटिंग है 2 एम्पियर। सो व्हाट विल बी रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर? व्हाट विल बी rating of fuse wire if radius becomes 16 mm using same material? दोनों फ्यूज वायर सेम मटेरियल का है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने उसका रेडियस को 4 से 16 कर दिया
तो जिसका रेडियस 16 mm है उसका रेटिंग क्या होगा? ऑप्शन दूं क्या? चलो देता हूं 8 एम्पियर, 16 एम्पियर, 2 एम्पियर, नो था। किसी मेटर का फ्यूज वायर जब उसका रेडियस 4 mm था तो उसका रेटिंग था 2 एम्पियर। इफ रेडियस बिकम 16 mm व्हाट विल बी रेटिंग? तो सिंपल, आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू, रेटिंग जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है? 3/2। सो I1 by I2 जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज A1 by A2 to the power 3/2। सो I1 है 2 एम्पियर, I2 हमें निकालना है, A1 है 4, A2 है 16 इस पावर 3/2 दैट इज 1/4 to the power 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/8। इसमें कोई दिक्कत नहीं? सो I2 इक्वल टू 16 एम्पियर। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके, सो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिकल पावर कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट बचा है जो कि आपको, देखो मैं उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ बट बोर्ड में पढ़ना है तो बता देता हूँ। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। टाइम है या नहीं? एमटीपी है तो आपको होमवर्क हमको देना पड़ेगा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सच में सीरीज सिंपल है। मान लेते हैं कुछ ऐसा है, इस तरह से कुछ सेल को हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है। और सबको सबका इंटरडिस्टेंस R1, R2, R3 है। वी हैव 3 सेल्स, लेट्स से जो एफ है E1, E2, E3। प्रैक्टिकली इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, पर्सनली मैं नहीं करता हूँ, आप करना तो कर सकते हो। अब हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ कि अगर ये सर्किट है, इसको हमने एक सिंगल सेल से रिप्लेस किया तो हमको करंट सेम मिलना चाहिए। अगर करंट सेम मीन्स अगर ये पॉइंट ए है ये बी है तो VA माइनस VB सेम होगा तभी करंट सेम होगा, यही ना। मीन्स अगर हम इसको इससे रिप्लेस करें तब भी सर्किट सेम रहे। सो इसके बदले हमने यहाँ पे ये डाल दिया तब भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो करंट सेम रहेगा। आई यहाँ भी है, यहाँ भी आई है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले VA माइनस VB क्या होगा? VA प्लस E1 माइनस IR1, राइट। फिर प्लस E2 माइनस IR2, ये सब बहुत कर चुके हो, प्लस E3 माइनस IR3 इक्वल टू VB। सो व्हाट वी गॉट? VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या? VA माइनस VB इक्वल टू क्या आया? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस E1 प्लस E2 प्लस E3। ये क्वेश्चन हुआ, ये हमको आया फ्रॉम सर्किट 1। ये सर्किट 1 मान, ये सर्किट A मान गया, सर्किट B। सो फ्रॉम सर्किट A अब सर्किट B से लेते हैं। सिंपल प्रूफ है बट आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। फ्रॉम सर्किट B यहां से आते हैं VA प्लस E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इक्वल टू VB। हमने I सेम क्यों लिया? कल मेरा यही तो है, अगर E इक्विवेलेंट निकालना है मींस सर्किट में कोई चेंज नहीं हो, इसको रिप्लेस करने के बाद भी हमारा सर्किट में अगर हाँ ये तो यहाँ भी I आना चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज सेम मिले, ये तो सर्किट सेम रहा। सो again we got VA minus VB is equal to IR equivalent minus E equivalent. Now comparing 1 and 2.
comparing 1 and 2, 1 and 2 क्या होगा? R equivalent equal to summation of Ri and E equivalent equal to summation of Ei. बस हो गया. सारे E को ऐड कर दो इक्विवेलेंट, सारे R को ऐड करें तो R इक्विवेलेंट. ये दिख रहा है. कंपेयर करो R1 plus R2 plus R3 is R equivalent, E1 plus E2 plus E3 is E equivalent. राइट? अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पोलरिटी सेम रखा, मतलब माइनस प्लस से फिर माइनस प्लस जोड़ा, फिर प्लस से माइनस जोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, जो हम यूज भी करते हैं थोड़ा, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, if n identical cells are connected in series, means ऐसा. इस तरह से n सेल को हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है. सब E है, E है, E है, E है, R है, R है, R है, R. अच्छा किसी आप बताना, कुछ ध्यान देना, ये आपके लिए होमवर्क है. अगर हमारा एक सेल है, ये E, ये R, इसको हमने ऐसा कर दिया, इससे सर्किट चेंज होता है क्या? मतलब हमने इंडक्टेंस को इसने इससे जोड़ दिया, देखना VMS सेम रहेगा. तो आप अपने सर्किट को सॉल्व करके उसको यूज कर सकते हो. आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस को इधर जो नेगेटिव से पॉजिटिव से VMS में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. यू कैन ट्राई, सर्किट रिमेन सेम. आप इंटरनल रेजिस्टेंस को या जो पॉजिटिव से या नेगेटिव से, VMS भी रिमेन्स सेम. सो आप सर्किट सॉल्व करने के लिए आप इसको इंटरचेंज करके भी अपना आसान काम कर सकते हो. ठीक है. चलो अभी मैं इसमें आ रहा हूँ. सो अगर n सेल्स है तो हमारे E इक्विवेलेंट यानी सब ऐड हो जाएगा, R इक्विवेलेंट NR. अब इसमें क्या करता है, अगर टोटल n था, कि पोलरिटी ऑफ m cells has been reversed. समझो इसका, जैसे यहाँ पे 4 सेल्स थे. ठीक है. हमने इसमें से एक सेल को उल्टा कर दिया, मीन्स ऐसा कर दिया, एक सेल को उल्टा कर दिया. एक को हमने उल्टा कर दिया. तो अब E इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो तो? देखो यहाँ से यहाँ E इंक्रीज किया, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, तो यहाँ 0 हो गया. हम मानते करंट 0, सेकंड में मानते करंट 0 है. इक्विवेलेंट हमको यहाँ निकालना है ना, मानते करंट 0 है. तो यहाँ से यहाँ गया E, फिर यहाँ से यहाँ E सब्ट्रैक्ट हो गया तो गया 0, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा ये E, और फिर यहाँ से यहाँ हो गया 2E. मतलब 4E मतलब क्या आ गया 2E. मतलब हमने एक को उल्टा किया तो 2E डिक्रीज किया. तो अगर m को उल्टा करेंगे तो 2m भी डिक्रीज करेगा, मीन्स E इक्विवेलेंट होगा n minus 2m into E. देखो सिंपल तरीका है. अगर हमने यहाँ पे ऐसे डाला तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियली E बढ़ा रहा था, उल्टा करने से पहले यहाँ से यहाँ प्लस E कर रहा था, और अब ये यहाँ से यहाँ माइनस E कर रहा है. कितने का डिफरेंस दे रहा है? 2E का डिफरेंस दे रहा है. अगर हम एक को उल्टा किए तो कितने का डिफरेंस ले आया? 2E का. क्यों? कि पहले के तुम पहले कुछ 100 रुपीज दे रहे थे और अब 100 रुपीज मांग रहे हो, तो अल्टीमेट कितने का लॉस है? 200 का. यार तुम 100 दे भी रहे थे, लॉस 100 का नहीं 200 का है. तो ये पहले प्लस E यहाँ से आप पोटेंशियल बढ़ा रहा था, अब यहाँ से E घटा रहा है, मतलब टोटल E जो बढ़ा था प्लस E से माइनस E, डिफरेंस कितने का गया? 2E का. मीन्स अगर हम एक सेल को रिवर्स करते हैं पोटेंशियल EMF जो E इक्विवेलेंट डिक्रीज बाय 2E, तो अगर हमने M सेल को रिवर्स कर दिया तो नेट EMF का जगह n minus 2m E. किया ये ध्यान रखना. सो अगर सारा आइडेंटिकल था तो इक्विवेलेंट आया NE, और उसने M का पोलरिटी रिवर्स कर दिया तो जाएगा n minus 2m into E. और R इक्विवेलेंट तो सेम रहेगा, अभी भी R इक्विवेलेंट क्या रहेगा? n into R. उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. आपको ये आप जो हमने बताया तरीका उससे आप प्रूव भी कर सकते हो, सेम थिंग आएगा. क्लियर? मैं आपको लॉजिक से बताया. सो ये था 3 पैटर्न.
थोड़ा प्रूफ याद कर बेटा है गाड़ी वाला। हमेशा टाइम का टेंशन है। अब पैरेलल बस लास्ट में दो ही लेते हैं। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कितने के लिए भी। मैं नॉर्मली जब भी ऐसा आता है ना पैरेलल वाला एटलीस्ट, तो हम यहाँ पे वन लगा लेते हैं, हम इस फॉर्मूला को यूज तो नहीं करते, बट आप इसको यूज कर सकते हो आपकी मर्जी। एक सर्किट, अब हमको इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल से, नहीं सो ये E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, और अगर यहाँ पे सर्किट में करंट यहाँ R से I है तो अभी भी I है। ये मान लेते हैं कुछ I1 है और ये मान लेते हैं I2। इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि हम इसको इससे रिप्लेस करें तब भी करंट चेंज नहीं करें, यही ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो यहाँ से इंटरनल वोल्टेज था वो अभी भी यहाँ से यहाँ रहे। चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, बाद में इस पे आऊंगा। ये मानते हैं मेरा लूप 1 है, यहाँ से यहाँ आते हैं, ये लूप 1 है, दिस। तो क्या लिखेंगे E1 माइनस I1 R1, यहाँ से यहाँ पहुंचे माइनस IR इक्वल टू 0। तो दिक्कत, यहाँ से यहाँ प्लस E1 माइनस I1 R1, यहाँ पहुंचे यहाँ से यहाँ माइनस IR, बिकॉज करंट से फ्लो कर रहा है, इक्वल टू 0। ये लूप 1 इक्वेशन 1। चलो इसे लिखो, यहाँ से यहाँ प्लस E2 माइनस I2 R2, यहाँ से यहाँ पहुंचे अगेन माइनस IR इक्वल टू 0। अगर आपको थर्ड रहे लिखो क्या E3 माइनस, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, आपको दिखाया दो बट उसके लिए ये होगा सोन। अगर nth होगा तो क्या होगा En माइनस In Rn माइनस IR इक्वल टू 0। सब लोग बना देंगे। अब सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करो। अगर सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा समेशन ऑफ EI माइनस, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। थोड़ा क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। सबको R से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या बनेगा E1 बाय R माइनस I1 R1 बाय R। चलो बाद में कर सकते हैं क्या, अभी डिवाइड करो या बाद में डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा समेशन ऑफ EI माइनस समेशन ऑफ II RI, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। ये ना कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखो कोई डाउट है? सिंपल मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ स्टेप्स आपको याद रखना होगा। एक काम करो, हमको मैच करना है इक्विवेलेंट से, तो उस फॉर्म में आना होगा। हम यहाँ पे सबको R1 डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या हो जाएगा E1 बाय R1 माइनस I1 डिवाइड माइनस IR बाय R1 इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करते हैं R2 से, सो E2 बाय R2 माइनस I2 माइनस I बाय R2 इक्वल टू 0 सो ऑन। अब इसको ऐड करो, एक और लिखने क्या E3 बाय R3 माइनस I3 माइनस IR बाय R3 इक्वल टू 0। अब सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा समेशन ऑफ EI बाय RI। सबको ऐड करेंगे E1 बाय R1 E2 बाय R2 EI बाय RI माइनस अब I1 I2 I3 जितना भी होगा सब मिलकर क्या हो जाएगा I ना
अगर यहाँ पे एक और ब्रांच, अभी जैसे I1 प्लस I2 इक्वल टू आई, अगर 3 ब्रांच होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू आई, अगर 4 ब्रांच होगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू आई। तो अगर n ब्रांच है तो सब समेशन ऑफ i क्या हो जाएगा i, सारे i को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा i माइनस i समेशन ऑफ r बाई आर आई, है ना, R1 R2 R3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? r को अगर वहां से बाहर ले रहे हैं, समेशन ऑफ ei बाई आर आई माइनस आई आर समेशन ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ बताओ i क्या है, आई वाले को साथ कर लें। i इक्वल टू समेशन ऑफ ei बाई आर आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस r समेशन ऑफ, यही आ रहा है ना, ध्यान से देखो, दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। अब लेकिन हमारा इससे काम अभी भी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? जरा मिटा रहा हूं। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। वो हमने बनाया था अभी आपके लिए, ये ऐसा था, दिस इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट R। अब यहां से बताओ I क्या आएगा, यहां लिखो इसके लिए E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्वल टू 0। सो I इक्वल टू आ गया E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो हमको इस फॉर्मूला मतलब R यहाँ पे लाना है, तभी कंपेयर कर पाएंगे, दोनों कंपेयर करना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इससे डिवाइड कर देते हैं, तब तो आ जाएगा ना। यहाँ पे हमको R चाहिए ना, तो हम इससे 1 समेशन ऑफ 1 बाय R से डिवाइड कर देते हैं। सो ये मानते हैं कुछ इक्वेशन 4 है, सो फ्रॉम इक्वेशन 4, और ये 5 है, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन राइट I इक्वल टू समेशन ऑफ ei बाय आर आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर आई। मैंने क्या क्या क्लियर है ना, ये जो आया, अब हमको इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे r प्लस समथिंग था, यहाँ 1 प्लस समथिंग आ रहा है, हमको r प्लस समथिंग चाहिए। अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, हम ऊपर से डिवाइड करें पूरे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर आई प्लस r। हाँ नहीं, हमने इसको ऊपर नीचे इससे डिवाइड किया, यहाँ आ गया ये, और नीचे आ गया ये वाला 1 बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर आई। इसको 1 बाय आर आई से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। अब दोनों कंपेयर करो। सो कंपेयरिंग 5 एंड 6, इधर ये मिटा रहा हूं, अब ये मिटाता हूं। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ E इक्विवेलेंट है, यहाँ पे R प्लस समथिंग है, इक्विवेलेंट क्या आ गया। अब देखो ये याद रखना ही मुश्किल है, समेशन ऑफ ei बाय आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर आई, मीन्स ये है मेरा E इक्विवेलेंट, समेशन ऑफ ei बाय आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय आर आई। मतलब अगर दो बैटरी है तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, and R equivalent is 1 by summation of 1 by R, or you can write 1 by R equivalent equal to summation of 1 by R, just like जो आया था पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्शन, तो वैसे ही आ गया ना। 1 by R equivalent आ गया 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, राइट। ये पूरा R equivalent है, 1 by R equivalent क्या होगा, summation of 1 by R है। तो ये सिंपल आ गया 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 like that। और यह समेशन ऑफ ei by r है, समेशन ऑफ 1 by r है। मतलब अगर 3 सेल है तो इक्विवेलेंट होगा e1 by r1 plus e2 by r2 plus e3 by r3 divided by 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। और 1 by r क्या होगा, 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। सो अगर n आइडेंटिकल सेल्स हो, इफ यू हैव n, आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा इसके लिए जो मैंने किया। फॉर n आइडेंटिकल सेल्स
व्हाट विल बी ई इक्विवेलेंट, बोलो यहाँ रखो, क्या होगा ई बाय आर, सबका आर सेम है तो होगा एन ई बाय आर डिवाइड बाय एन बाय आर, कैंसल विल बी ई। और लॉजिकल है, सारा ई का काट के हम जोड़ दें तो इक्विवेलेंट क्या आएगा ई आएगा। देख लो अगर एनालिटिकल सेल्स पैरेलल में है सब है ई बाय आर ई बाय आर ई बाय आर, तो क्या जाएगा एन इनटू ई बाय आर, और ये 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर एन टाइम्स तो एन बाय आर, कैंसिल हो गया एन बाय आर, बचा ई इक्विवेलेंट ई। एंड व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट होगा n बाय आर, सो r इक्विवेलेंट होगा r बाय n। So if you have analytical cells in parallel, E equivalent is E and R equivalent is R by N. कोई डाउट नहीं? सो आपको प्रूफ याद रखना है। ओके सो मैंने ये वाला पार्ट, सर्किट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रिकल पावर कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें पढ़ना है एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर गेज, ये 4 अच्छे से पढ़ना है। तो अगर अगले क्लास में पूरा हुआ तो नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीटली पूरा हो ही जाएगा, मतलब एटलीस्ट 1 और 2 क्लास में को लगेगा, डिपेंड करता है आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। ओके कैमरा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ओके बाय बाय।